नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के यशस्वी लेखक यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज पाठ पढ़ने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज ये एक व्यंग्य है और ये व्यंग्य ये साबित करने के लिए लेखक ने लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को हम पढ़ सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील, जो पतन की ओर जा रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है, वह सामंती वर्ग। सामंती यानी जो राजा और उसके आसपास रहने वाले, राज सत्ता भोगने वाले जो लोग थे, उनको सामंत कहा जाता है। तो एक तरह से सामंती वर्ग यानी वह वर्ग, दूसरे शब्दों में हम कहें तो वह शोषक वर्ग, जो समाज का शोषण करता आया है, उस वर्ग पर यहां कटाक्ष कर रहे हैं लेखक, जो वास्तविकता से बेखबर है, जो हकीकत से अनजान है और एक बनावटी जीवन शैली जीने का वो आदी हो चुका है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आज भी ऐसी परजीवी संस्कृति हमारे बीच में मौजूद हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। ये जो पाठ है ये लखनऊ की पृष्ठभूमि पर लिखा गया पाठ है और उस समय जो ट्रेन चलती थी पुराने समय में, उसमें जो दर्जे होते थे, 3 दर्जे होते थे, पहला, दूसरा और तीसरा दर्जा। और जो ट्रेन थी आसपास के जो छोटे बड़े शहर थे उनको जोड़ने का काम करती थी। तो यहाँ जो शब्द आया है, पहला शब्द मुफस्सिल, इसका अर्थ होता है जो मुख्य नगर है उसके आसपास का जो इलाका है, यानी जो केंद्रस्थ शहर के आसपास का जो इलाका है, उस इलाके को तक जाने वाली जो ट्रेन थी वो चल पड़ने की उतावली में थी, यानी रवाना होना चाह रही थी। और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। यहाँ तुलनात्मक रूप में कह रहे हैं कि तीसरे दर्जे से दूसरे दर्जे में जो दाम है, किराया है, वो ज़्यादा लगता है। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ लेखक उस ट्रेन में रवाना हुए हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे में जा बैठे हैं और सेकंड क्लास का टिकट लेने का उनके सामने 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये कि वो भीड़ से बचकर सफ़र करना चाह रहे थे, और दूसरा कारण ये कि वो एकांत में किसी कहानी के बारे में सोचना चाह रहे थे, जो कि भीड़ में संभव नहीं हो पाता, और तीसरा कि वो प्राकृतिक दृश्यों को आराम से देख पाएंगे। ये 3 कारण थे कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए और अनुमान के प्रतिकूल जो उन्होंने अनुमान लगाया था उसके ठीक विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। उसमें पहले से कोई बैठा हुआ था। एक बर्थ वो सीट जिस पर सवारियां बैठती है, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक नवाब से दिखने वाले एक सज्जन बैठे हुए थे पहले से ही। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे, है ना, खीरे रखे हुए थे खाने के लिए, बड़े ताज़े से थे, चिकने से थे। और डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जब लेखक डिब्बे में आए तो अचानक से आए, तो उन के दिमाग में पता नहीं क्या चिंतन चल रहा था। तो ऐसा लगा लेखक को कि शायद उनके आने से उनके चिंतन में कोई बाधा उत्पन्न हो गई है। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु के शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो उनके असंतोष की जो रेखाएं उनके चेहरे पर उभरी थी,
तो लेखक यहाँ सोच रहे हैं कि शायद ये भी कोई कहानी के बारे में ही सोच रहे हैं, किसी कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में ही, या हो सकता है कि खीरे जैसी जो पदार्थ, नाचीज सी चीज है, उसको खाते हुए लेखक ने एक तरह से देख लिया है, खाते हुए तो नहीं कि मतलब उनके सामने रखी हुई है और खाने की तैयारी चल रही है, तो लेखक ने देख लिया, तो हो सकता है कि उनको संकोच हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब कोई आया है बाहर से, तो होना ये चाहिए कि बाहर से जो आया है उसका थोड़ा अदब से स्वागत करे, उन हालचाल पूछे, और एक जो औपचारिक सी स्वागत सत्कार होता है वो करे। लेकिन यहाँ नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। आए हैं तो ठीक है, नहीं आया है तो ठीक है, कुछ ऐसे भाव थे। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब नवाब साहब नहीं देख रहे हैं तो वो क्यों देखें, उनका भी तो एक आत्मसम्मान है। यही सोचकर उन्होंने वहां से आंखें चुरा ली और एक तरफ देखने लग गए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठे रहने का अर्थ होता है खाली बैठे रहना, और खाली बैठे क्या करते हैं, कल्पना करते रहते हैं, ये पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि क्यों नवाब साहब इतनी असुविधा महसूस कर रहे हैं और क्यों इतने संकोच में हैं। तो वो अनुमान लगाने लगे मन ही मन। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। अब ये नवाब साहब हैं, उनको तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करना चाहिए, और कैसे सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, शायद ये किसी की नज़र में आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो संकोच उनके मन में होगा। ये कल्पना कर रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब खीरा कैसे खाएं, ये भी उनके सामने शायद प्रश्न था। इस कारण उनके मन में कहीं न कहीं संकोच था। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से यानी नज़रों को तिरछा करके नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, और नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब नवाब साहब को लगा कि जो उनके पास में बैठे हैं यानी लेखक, उनसे रूबरू होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, खीरा खाएंगे। ये लखनवी तहजीब है भाषा की, और उर्दू का प्रयोग है, और उर्दू वैसे ही मीठी ज़बान मानी जाती है। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब उम्मीद नहीं थी कि नवाब साहब कुछ ऐसे पेश आएंगे, तो इस तरह से जब उनके भाव परिवर्तन हुए तो लेखक को थोड़ा अनपेक्षित लगा। अपेक्षा नहीं थी ऐसी। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। भाई, आप बड़े आदमी हैं और शरीफ बनते हैं, तो अपनी शराफत के फेर में चक्कर में हमें मामूली लोग समझकर हम पर कुछ दया दृष्टि करना चाहते हैं और अपनी हरकतों में लतेड़ लेना चाहते हैं शायद। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं, धन्यवाद, आप ही खाइए, आप ही शौक फरमाइए। आगे लेखक लिखते हैं कि नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, फिर झांका बाहर और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। ये पूरे खीरे तैयार करने की प्रक्रिया थी कि पहले तौलिया हटाकर बिछा लिया
और उसके बाद में लोटे से खीरों को धोया, धोने के बाद में फिर पोंछा, फिर चाकू निकाला, चाकू निकालने के बाद में खीरों के जो सिरे थे वो काटे, उनसे जो झाग था गोद कर वो निकाला। वो इसलिए किया जाता है कि खीरे जो होते हैं अक्सर कड़वे निकल जाते हैं, तो इस तरह से उनका झाग जब सिरों को काट कर निकाल लिया जाता है तो खीरे जो होते हैं वो मीठे हो जाते हैं, या उनका जो खारापन होता है वो दूर हो जाता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से उन्होंने छीला और फांकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। और उसके बाद में कहते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ये लखनऊ स्टेशन की बात है, और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खीरे बेचते रहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि खीरे खाने वाले जो लोग हैं वो कैसे खीरा खाना पसंद करेंगे। तो जो बेचने वाले लोग होते हैं वो ज़ीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी मांगने पर हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। जो पाउडर था लाल मिर्च का वो उस पर डाल दिया, बुरका दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनको देखकर, उनके चेहरे के भाव देखकर, उनके जो जबड़े हिल रहे थे, स्फुरण होना, तो उनके स्फुरण से ऐसा लग रहा था कि उनको अंदर ही अंदर वो खीरे का स्वाद ले रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, खीरे के स्वाद की, रसास्वादन की कल्पना कर रहे हैं, और इससे उनका मुंह भर रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। भले कितने रईस क्यों न हो, लेकिन खीरे जैसी चीज का वो आनंद उठा रहे हैं। देखो, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर वो नवाब साहब लेखक से रूबरू हुए और उन्होंने खीरे की पेशकश की कि लीजिए, ये यहाँ लखनऊ का प्रसिद्ध बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। जब खीरा सामने हो, नमक मिर्च लगा हो, तो स्वाभाविक है कि मुंह में पानी आ जाएगा। तो लेखक लिख रहे हैं कि ये स्वाभाविक रूप से मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन चूंकि मना कर दिया था, इनकार कर चुके थे, इसलिए अब हाँ कैसे करते। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है ना, किसी एक तरह से अच्छा नहीं लग रहा है खाना इस समय। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी आमाशय, पेट, पाचन शक्ति भी कमज़ोर महसूस हो रही है। किबला शौक फरमाए, इसलिए आप ही खीरे खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण यानी लालसा भरी नज़रों से उन्होंने खीरे को देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, सांस छोड़ा और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा। खीरे की फांक को सूंघा और फांक को सूंघकर स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, उनकी पलकें बंद हो गई। इतना उनको स्वाद आ रहा था, खाया नहीं था, सिर्फ वो सूंघ रहे थे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और गले में पानी, मुंह में पानी आ गया था, तो वो उन्होंने उससे गला तर कर लिया, गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, खाया नहीं, फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, गंध से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए
और गर्व से गुलाबी आंखों से, यानी खुशी भरी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। इस तरह से खानदानी रईस खाते हैं, खाते नहीं केवल सूंघते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। बहुत मेहनत की थी, कितना खीरे को काटा, किया, तैयार किया और फिर खीरे को सूंघा और उसको बाहर फेंक दिया। तो वो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत थक गए थे। तो थक गए तो लेट गए और हमें तस्लीम में, उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, सिर झुकाना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, शिष्टता, सभ्यता और नाजुकपन। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? भले ही ये तरीका, इसके बारे में कुछ भी कह लें, इसको सूक्ष्म कह लें, नफीस कह लें, बढ़िया कह लें, लेकिन हम सोच रहे थे, लेखक कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि क्या इस तरीके से पेट की भूख शांत हो सकती है केवल गंध से, स्वाद की कल्पना से? आगे लेखक लिखते हैं कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया। अब खाया कुछ नहीं, लेकिन उनके पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब जो पचने में थोड़ा मुश्किल होता है, सुपाच्य नहीं होता। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, पेट पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक लिखते हैं कि हमारे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, आंखें खुल गई, हमको तो ज्ञान हो गया, हमने तो पहचान लिया, पहचाना। ये है नई कहानी के लेखक, नई कहानी के लेखक। यहाँ अंत में समझिएगा कि यहाँ व्यंग्य है। व्यंग्य किस पर? नई कहानी पर। आज जो कहानियाँ लिखी जा रही है हिंदी साहित्य में, उस कहानी कला पर कहीं न कहीं व्यंग्य किया गया है कि ये नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यानी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है नई कहानी आंदोलन पर कि वहां पर आपको कहानी मिलेगी, लेकिन कहानी में कोई विचार, घटना या पात्र नहीं होंगे। ये जो कहानी है ये ठीक ऐसे ही है जैसे नवाब साहब का खीरा खाना है। नवाब साहब ने खीरा खाया, लेकिन उनका खाना केवल सूंघना भर था, खाना नहीं था। तो नई कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें न विचार है, न घटना है, न पात्र है, फिर भी वो कहानी है। लेकिन लेखक तो एक प्रश्न पर इस कहानी का समापन कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे कहानी लिखी जा सकती है? तो इसी प्रश्न के साथ में आज की इस व्याख्या को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।